हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। तो एक बार मैं फिर आपके सामने हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, है ना। और अपना चल रहा था जेनेटिक्स 2, उसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और मैं आपको पढ़ाया था प्रोटीन सिंथेसिस, पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आज अपना चलेगा जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो अपना टॉपिक आगे का क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये टॉपिक का नेम है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन। तो पहले तो जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है, उसके बाद उसका रेगुलेशन कैसे होगा। तो जीन एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, बोलो। जीन एक्सप्रेशन मतलब कि जस्ट जीन का फंक्शन, क्या उसका फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं जीन क्या है। जीन इज नथिंग बट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो जीन होता है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास है डीएनए, ये डीएनए देख रहे हो, और डीएनए का जो स्पेसिफिक पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को बोलते हैं जीन। ये जीन है, और जीन अपना एक्सप्रेशन देगा जिससे कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, समझ रहे हो। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक बनेगा भाई, तो जीन क्या करता है, ये बनाता है एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। और पॉलीपेप्टाइड का कन्वर्जन किस में होगा, पॉलीपेप्टाइड का कन्वर्जन होगा या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में और नहीं तो एंजाइम में। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यही जीन का एक्सप्रेशन है। यहां से यहां तक का प्रोसेस जो है एक्सप्रेशन ऑफ जीन है। क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, यही जीन का क्या है, एक्सप्रेशन है। अब जीन का एक्सप्रेशन ये है, ये जीन का एक्सप्रेशन। अब इसको ऐसा मान लो कि बिल्कुल किसी गाड़ी का इंजन चालू कर दिया, ठीक है। ट्रेन है, ट्रेन का इंजन चालू कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद ड्राइवर ना रहे तो रेगुलेट नहीं हो पाएगा, वो कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। कहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, कहाँ स्पीड स्लो करने की ज़रूरत है, कहाँ स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसको बोलते हैं रेगुलेशन, ठीक है। और ट्रेन का चलना जो हो गया वो माना जाएगा आपको क्या, जीन एक्सप्रेशन। लेकिन उसको समय समय पे रोकना, स्पीड धीमा करना, स्पीड बढ़ाना, ठीक है, इन सबको बोलते हैं रेगुलेशन। तो रेगुलेशन की इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, रेगुलेशन की ज़रूरत है। तो रेगुलेशन की ज़रूरत है, तो जीन का रेगुलेशन के लिए देखो क्या है, ये एमआरएनए बना, तो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी रेगुलेशन हो सकता है। कौन कौन से एमआरएनए को बनाना है हमको, ठीक है, कितने अमाउंट में बनाना है, कितने देर तक के लिए बनाना है, ठीक है। तो इस लेवल पे भी रेगुलेशन हो सकता है। किस तरह का पॉलीपेप्टाइड बनाना है, पता है समझ में, जैसा एमआरएनए होगा वैसा पॉलीपेप्टाइड बनेगा। कितने समय तक के लिए बनाना है, कब उसको स्टॉप कर देना है, तो इस लेवल पे भी रेगुलेशन है, समझ रहे हो। और फाइनल एक्सप्रेशन, एंजाइम का फंक्शन, तो इस लेवल पे भी क्या है, रेगुलेशन है। तो हम देखते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों कि देखो, अब रेगुलेशन के क्या है, पॉइंट्स हैं। तो लिखेंगे a particular segment of DNA is known as gene। ठीक, जीन क्या है, जीन फंक्शनल पार्ट है डीएनए का। जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए।
ये डीएनए का क्या है, फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का ये क्या है, फंक्शनल पार्ट है। जीन डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है, जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। अच्छा, अब इसको इन यूकैरियोट्स, खास करके यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स ए जीन इज regulated by following points। फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या है, रेगुलेशन बाय फॉर्मिंग mRNA, मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल का, ट्रांसक्रिप्शन लेवल का क्या है, रेगुलेशन है, समझ रहे हो। और फिर आगे क्या है, अब सेकंड हो जाएगा स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग मतलब कि स्प्लिसिंग लेवल रेगुलेशन भी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, mRNA बन गया, ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब कि mRNA बना। अब mRNA बना तो इस पे इंट्रोनिक पार्ट को हटा के फंक्शनल पार्ट, एक्जोनिक पार्ट को क्या करना है, लाना है। देखो ये mRNA है, तो ये मैंने बताए थे ना कि कुछ पार्ट फंक्शनल होते हैं, एक्जॉन्स होते हैं, और कुछ इंट्रॉन होते हैं, एक्जॉन होते हैं, ठीक, और इंट्रॉन होते हैं। तो इंट्रॉन नॉन फंक्शनल होता है, एक्जॉन फंक्शनल होता है। इसको काट के और एक्जॉन पार्ट को जोड़ देना है, एक्जॉन पार्ट को, एक्जॉन और एक्जॉन को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, फंक्शनल वाले को जोड़ दिया गया। तो स्प्लिसिंग लेवल पे रेगुलेशन ऐसे हो रहा है। इसी को आरएनए स्प्लिसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लिसिंग, कट करना, स्प्लिसिंग। और थर्ड जो हो जाएगा, अब mRNA कहाँ बना है, न्यूक्लियस में, उसको साइटोप्लाज्म में जाने देना है कि नहीं जाने देना है, कितने अमाउंट में जाने देना है, वहाँ भी रेगुलेशन है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ mRNA इन साइटोप्लाज्म, ये भी क्या है, रेगुलेशन का पार्ट है। और आगे का पॉइंट जो आएगा, फोर्थ नंबर का पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, रेगुलेशन बाय प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस पे रेगुलेशन, जो एंजाइम में प्रोटीन बना लेता है, मतलब ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल ट्रांसलेशनल लेवल रेगुलेशन, रेगुलेशन का ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। और तब लास्ट में अपना जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, जो कैरेक्टरिस्टिक उसको देना है। तो ये यूकैरियोट की बात हो गई, ठीक है। अब देखो, एक जीन और एक सेट ऑफ जीन, ठीक है, क्या करता है, एक सेट ऑफ जीन कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है या एक सेट ऑफ फंक्शन भी करता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या, कि यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगा, कि ये जीन्स इन यूकैरियोट
जीन्स इन यूकैरियोट regulate a function or a set of function or a set of functions। जैसे देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जानते हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कराने के लिए एक ग्रुप ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ रहे हो। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो सेट ऑफ फंक्शन है, बहुत सारा है। जैसे एग्जांपल के लिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट is performed by a set of जीन्स। एक जीन का सेट क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब बारी आती है कि जीन को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझ रहे हो। एक मेटाबॉलिकल, मतलब जिसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, मतलब फैक्टर है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, समझ रहे हो। ये सब फैक्टर क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ कि मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल factor are responsible for किसके रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, एक्सप्रेशन नहीं रेगुलेशन। किसका रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसका रेगुलेशन, तो डायरेक्टली उसको जीन रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक, मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल तो समझ रहे होंगे। क्या फिजियोलॉजिकल मतलब कि कोई एंजाइम का प्रेजेंस, कोई एंजाइम का एब्सेंस या कोई हार्मोन का प्रेजेंस एब्सेंस, वो भी जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, समझ गए। जैसे ये दाढ़ी मूछ निकालने वाला जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो दाढ़ी मूछ निकालने वाला जीन जो था वो बचपन से हम लोगों में प्रेजेंट है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ही दाढ़ी मूछें क्यों आती है, माउस्टेज बियर्ड एक सर्टेन एज के बाद ही क्यों आता है, कभी सोचे हो। क्योंकि तब सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है। टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, उस जीन पे एक्शन होगा, उसको कंपेल करेगा कि तुम अपना फंक्शन फिर अब बढ़ाओ, धीरे धीरे स्टार्ट करो। वो फंक्शन स्टार्ट करता है तो दाढ़ी और मूछें निकलती हैं। तो हार्मोन इफेक्ट कर रहा है जीन को, तो क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी की वजह से जीन इफेक्टेड हो रहा है, समझ रहे हो, तो फिजियोलॉजिकल हो गया। अब मेटाबॉलिक, सर मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल लग रहा है दोनों सेम ही लग रहा है सर, नहीं दोनों सेम नहीं है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया कि अब आपके बॉडी में जो चेन ऑफ रिएक्शंस वगैरह चल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि एल्बिनिज्म हो जाए, है ना, स्किन का कलर, मेटाबॉलिक अलग चीज़ है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब हुआ कि अब जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ता हो, तो डायरेक्ट पड़ता है तो उस व्यक्ति में मेलानिन का पिगमेंट ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, और ये उनका जेनेटिकल चेंज उनमें ऐसा आ जाता है। और जब जेनेटिकल चेंज आ जाएगा तो फिर उस एरिया में उसी तरीके के पब्लिक जन्म लेना शुरू करेगा, उसका जीन उस तरह का कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है उसका जीन। मतलब कि इन्वायरमेंट भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जीन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स
आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है? आगे हमारा है जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मतलब बैक्टीरिया में जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा? जीन रेगुलेशन, एक्सप्रेशन नहीं, जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो क्या हेडिंग डालेंगे? जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कैसे ये करते हैं। इसी को ओपेरॉन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब देखो ये क्या है। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का, समझ रहे हो, जो कि जीन जैसा काम करता है, और कुछ और पर्टिकुलर सेगमेंट जो जीन जैसा काम नहीं एक्चुअली करता है, उस जीन को काम कराने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जरूरी है। समझ रहे हो, ये सारे सेट जीन के मिलके, सारे सेट डीएनए के मिलके, डीएनए के एक्चुअली वो सब बनाते हैं एक फंक्शनल यूनिट, उसी को बोलते हैं ओपेरॉन। क्या बोलते हैं? ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या है, पहले इसके बारे में ओपेरॉन देखेंगे। ओपेरॉन, ठीक, a functional unit having a set of structural genes and some other part of DNA is known as ओपेरॉन। ये देख लो, मतलब बैक्टीरिया का जीन तो है ही, बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चरल जीन है। देखो स्ट्रक्चरल जीन मतलब जो मेन जीन होता है, ये मेन जीन बैक्टीरिया का मेन जीन है। अब मेन जीन के बाद क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या है? ऑपरेटर साइट है, और फिर क्या है? प्रोमोटर जीन है। ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन, और इसके बाद में क्या है? रेगुलेटर जीन। इसको रेगुलेटर जीन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर जीन बोलते हैं, और इसको आई जीन भी बोलते हैं। आई फॉर इनहिबिटर, नॉट इंड्यूसर। आई फॉर क्या होगा? आई इनहिबिटर से आया है, इनहिबिटर, नॉट इंड्यूसर। इंड्यूसर नहीं है ये, नॉट इंड्यूसर, इंड्यूसर नहीं है। देखो तो ये हो जाएगा जीन, जीन मान लो ABC, जो भी हो। तो ये सब स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये सब स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, समझ रहे हो। और ये सब क्या है? ये प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन है। तो ये नॉन स्ट्रक्चरल जीन हुए। ठीक है, तो ये तो मेन फंक्शन करेंगे। इनको रेगुलेट करने के लिए 3 है, ये 3 जीन अलग से प्रेजेंट है। बोले कि सर ये वाला सेगमेंट क्या है? ये वाला सेगमेंट भाई डीएनए का बहुत सारा पार्ट होता है। देख लो, ये किसी दूसरे का रेगुलेटर या प्रोमोटर का काम कर रहा होगा, या कोई दूसरा ऑपरेटर इसके बीच में आ गया होगा इस लेंथ को। कहने का मतलब कि प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन साथ में रहते हैं, और उसका रेगुलेटर उससे दूर रहेगा, तुरंत कंसिक्यूटिवली नहीं पाया जाएगा। मतलब प्रोमोटर के बगल में रेगुलेटर नहीं मिलेगा, कुछ दूर पे मिलता है। यहाँ पे कोई दूसरा ऑपरेटर रहता होगा, ठीक है, दूसरा मतलब कि ये ओपेरॉन रहता होगा बीच में प्रेजेंट। तो ये क्या है? ये डीएनए का सीक्वेंस ऐसे ही आपको दिया हुआ है, आपको ये समझाने के लिए कि प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन एक साथ रहते हैं, रेगुलेटर उनसे दूर रहता है, फिर भी रेगुलेट करता है उनको। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो दिया था इन्होंने जैकब एंड मोनोड ने दिया था। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनोड।
जैकब और मोनोड साहब ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, क्या लिखेंगे बच्चों, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनोड। जैकब और मोनोड ने दिया था इन ई कोलाई बैक्टीरिया, किसमें, ई कोलाई, ठीक। और ओपेरॉन बहुत सारा खोजा गया, एग्जाम्पल के लिए लैक ओपेरॉन, TRYP, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन, ARA, आरा ओपेरॉन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ओपेरॉन है। हम यहाँ पे लैक ओपेरॉन की बात करेंगे। लैक ओपेरॉन क्या होता है, लैक ओपेरॉन, ठीक है। चलो लैक ओपेरॉन की बात करेंगे। तो ये ओपेरॉन वर्क करता है एक्चुअली लैक्टोज को यूज करने के लिए। यदि ई कोलाई को लैक्टोज आप देते हैं तो उसको यूज करने के लिए, समझ रहे हो। तो दिस ओपेरॉन यूजेज द लैक्टोज प्रेजेंट इन कल्चर मीडियम। बैक्टीरिया का जो कल्चर मीडियम प्रोवाइड आपने किया है, ठीक है, उस कल्चर मीडियम जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करने के लिए ये लैक ओपेरॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा भाई। इस ओपेरॉन को यदि अपन बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे 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 बनेगा बच्चों। ये क्या हुआ, आर और इसको आई जीन भी बोलते हैं, आई इनहिबिटर जीन या रेगुलेटर जीन। और फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोमोटर जीन और ये हो जाएगा ऑपरेटर जीन। और जेड वाई ए, 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड वाई और ए, 3 स्ट्रक्चरल जीन है। देख लो ये लैक ओपेरॉन है, इसको क्या बोलते हैं, लैक ओपेरॉन बोलते हैं। अब इसकी क्या कहानी है, ये रेगुलेटर जीन जो होगा ये भी mRNA बनाएगा ना, mRNA बनाएगा और बनाने के बाद में प्रोटीन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। एक्चुअली जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं क्या, रिप्रेसर प्रोटीन, क्या बोलते हैं, या रेगुलेटर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। देखो रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना। और रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ये जाके लग जाता है कहाँ, ऑपरेटर साइट पे, यहाँ जाके लग गया, यहाँ जाके ऑपरेटर को बाइंड करके रखेगा। ऑपरेटर को बाइंड करके रख रहा है मतलब लिख लो वर्ड में, तब फिर समझाते हैं। जीन आई मतलब जीन आई जो होगा, जीन आई और आर फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है, समझ रहे हो। रिप्रेसर प्रोटीन which binds with ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन बोलते हैं इसको और ऑपरेटर साइट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑपरेटर साइट। इसको ऑपरेटर जीन बोल देंगे, ऑपरेटर साइट, इसे बाइंड कर लेगा। अब बाइंड क्यों कर लेगा, इसलिए बाइंड कर लेगा क्योंकि अब बताओ स्ट्रक्चरल जीन कैसे काम करता है। स्ट्रक्चरल जीन काम करेगा, mRNA बनाएगा, फिर वो प्रोटीन बनाएगा या एंजाइम बनाएगा, जो भी हो एंजाइम बनाएगा। तो वो mRNA को बनाने के लिए पहले तो RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, RNA पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो RNA पॉलीमरेज यहाँ एंजाइम क्या होगा, आएगा। RNA पॉलीमरेज एंजाइम आके यहाँ पे लग जाएगा। लग तो गया RNA पॉलीमरेज,
दूसरे कलर से दिखा दें। आरएनए पॉलीमरेज लग तो गया है, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज लग गया, लेकिन उस आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करके रखा हुआ है कौन? ये रिप्रेसर प्रोटीन, जो ऑपरेटर साइट पे आ गया। मतलब ऑपरेटर साइट से वो बाइंड करके इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने ही नहीं दे रहा है, आगे वर्क करने के लिए मूव करने ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जब तक यहाँ से नहीं हटेगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, तब तक ये जीन रेगुलेट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, पता है समझ में? चलो, तो यहाँ पे क्या होगा कि बाय बाइंडिंग ऑपरेटर साइट से बाइंड करने के बाद, बाय बाइंडिंग ऑपरेटर साइट, समझ रहे हो? ए जीन बाय बाइंडिंग ऑपरेटर साइट, समझ रहे हो? ए जीन नहीं, ऑपरेटर साइट, द रिप्रेसर प्रोटीन blocks RNA polymerase to move ahead। आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव करने से वो रोक देता है कौन? ये रिप्रेसर। अब क्या करना होगा? अब हमें रिप्रेसर प्रोटीन को हटाना होगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन को हटाने के लिए अब क्या करना होगा बोलो, देखो ध्यान से। उसको हटाने के लिए अब कोई इंड्यूसर को डालना होगा। इंड्यूसर क्या है? वही लैक्टोज जो है वही इंड्यूसर का काम करता है। मतलब ये हुआ कि लैक ऑपेरॉन, इसका मतलब है क्या कि फंक्शनल नहीं है, बंद है। लैक ऑपेरॉन क्या है? ये बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो लैक ऑपेरॉन इज नॉर्मली क्लोज्ड। ये नॉर्मली क्या होता है? क्लोज होता है। क्लोज क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके ऑपरेटर साइड से लगा हुआ है, ठीक है। बट इट बिकम्स ओपन when लैक्टोज इज प्रोवाइडेड। लैक्टोज क्या होता है बताओ? लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर। इसको लिख लो, लैक्टोज मिल्क शुगर इज प्रोवाइडेड टू द मीडियम, ठीक है, इज प्रोवाइडेड टू कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में क्या प्रोवाइड कर दिया जाए? लैक्टोज को प्रोवाइड करा दिया जाए। मतलब कि लैक्टोज इसको खोल देगा, ओपन कर देगा, स्टार्ट चालू करा देगा। इसका मतलब लैक्टोज इंड्यूसर का काम कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है उसको, ठीक है। इट मीन्स देयरफॉर, क्या लिखेंगे? देयरफॉर लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। तो देयरफॉर लैक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसर। लैक्टोज को इंड्यूसर जैसा क्या करेंगे? हम काम कराएंगे। मतलब काम करेगा लैक्टोज। क्यों करेगा? अब देखो ध्यान से समझो, इसको समझना है। जैसे ही लैक्टोज का मॉलिक्यूल गया, पूरा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, ऐसा होने के बाद आई है, पी है, उसके बाद क्या है? ओ है, उसके बाद क्या है? जेड, वाई और ए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट से सटा हुआ है। ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है।
ये RNA पॉलीमरेज है बच्चों, RNA पॉलीमरेज। मतलब प्रोमोटर जीन का क्या काम है, पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग? प्रोमोटर जीन रिकॉग्नाइजेज द RNA पॉलीमरेज, और ये बोल सकते हो कि RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रोमोटर जीन। ठीक है, तो कहीं लिख लीजिए आप लोग, RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रोमोटर जीन। RNA पॉलीमरेज किसे बाइंड करता है? RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विथ द प्रोमोटर जीन, बाइंड्स विद द प्रोमोटर जीन, बाइंड्स विद द प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन से बाइंड करता है। तो RNA पॉलीमरेज से बाइंड है, और ऑपरेटर से क्या बाइंड था? रिप्रेसर प्रोटीन। देख लो, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, रिप्रेसर प्रोटीन ये बाइंड है किससे? ऑपरेटर से। अब क्या हुआ, ये सेल का स्ट्रक्चर बना, ये सेल है, मान लो सेल है, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन, इसी के अंदर में है ऐसा न्यूक्लियोइड पे DNA का सेगमेंट है। अब क्या है कि लैक्टोज आपने मीडियम में दिया, क्या दे दिया? लैक्टोज को दे दिया, लैक्टोज को आपने दिया, तो लैक्टोज तो क्या करेगा? लैक्टोज को दे रहे हो न्यूट्रिशन मीडियम में, तो लैक्टोज को तो बैक्टीरिया खींचेगा ना यूज करने के लिए, कि उसी में जिंदा रहना है। ये लैक्टोज को क्या करता है? फूड जैसा क्या करता है? बिहेव करता है, उसको खाता है। तो खाता है तो अपने बॉडी के अंदर लेगा ये, चलो ले लिया, लैक्टोज को खींच लिया। लैक्टोज को जैसे ही खींचा, ये लैक्टोज चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टोज को बना लो थोड़ा दूसरे कलर से तो मज़ा आएगा। ये देखो, अब देखो, यहाँ से ये चला जाएगा यहाँ, ये रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाएगा, और रिप्रेशन प्रोटीन से जुड़ने के बाद उसमें कन्फिगरेशनल चेंज ला देता है, उसका रिप्रेसर प्रोटीन का कन्फिगरेशन ही चेंज कर जाएगा। तो अब उसके साइट ऐसे नहीं बनेंगे कि जिससे कि वो ऑपरेटर साइट से अटैच होकर अब फर्दर रह सके, वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? लैक्टोज इंड्यूसर का काम किया, अब चालू हो जाएगा ऑपरेन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके बाद? इसके बाद हमें लिखना है ये कि लैक्टोज मॉलिक्यूल, लैक्टोज मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन से क्या करता है? बाइंड करता है, बाइंड्स विथ रिप्रेसर प्रोटीन एंड configuration of repressor protein changes। रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चेंजेज, ये चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर साइट से हट जाएगा। ड्यू टू दिस repressor is removed from operator site। ऑपरेटर साइट से रिप्रेसर क्या हो जाता है बच्चों? रिमूव हो जाता है। ऑपरेटर साइट से रिमूव हो गया। जब ऑपरेटर साइट से रिमूव हो गया तो RNA पॉलीमरेज को देखो, RNA पॉलीमरेज को मूव करने का, आगे मूव करने का मिल गया, मौका मिल गया, उसको चांस मिल गया, वो आगे मूव करेगा। तो अब इसको क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा mRNA में। देख लो, अब इसको क्या कराएगा? mRNA में कन्वर्ट कराएगा। मतलब कि अगला जो फिगर होगा हमारा, अगला फिगर कुछ इस तरीका होगा। अगला फिगर आप लोग बनाइए। अगला फिगर ये होगा बच्चों कि यहाँ से ये हटा,
मतलब हम यहाँ पे बना देंगे अब रिप्रेसर प्रोटीन और लैक्टोज का एसोसिएशन, दोनों मिलके ये लैक्टोज है। इसमें कन्फिग्रेशन चेंज है तो वहाँ से हट गया। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, देखो आरएनए पॉलीमरेज है। अब जेड जीन जो है, जेड, वाई और ए, ये सभी अपना एमआरएनए तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? रेस्पेक्टिव एमआरएनए तैयार करेंगे। एमआरएनए जेड जीन की वजह से जो एमआरएनए बना, ठीक है, ये बनाएगा एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये वाई जीन की वजह से जो एमआरएनए बना, वो एक एंजाइम बनाएगा, उसका नाम है परमीएज। क्या नाम है? परमीएज। और ए जीन की वजह से एमआरएनए बनेगा, वो भी एक एंजाइम बनाएगा, उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या नाम है? ट्रांस, टीआरएनएस, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज 3 एंजाइम बनाता है। मतलब जेड की वजह से एंजाइम बना बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई की वजह से परमीएज और ए की वजह से ट्रांस एसिटाइलेज। समझ रहे हो? अब देख लो, अब ध्यान से समझना है। क्या समझना है भाई? इसमें समझना ये है मेरे अनमोल रत्नों, क्या बस जो समझा दो सर। देखो, अब बीटा गैलेक्टोसिडेज, चूंकि लैक्टोज पे बैक्टीरिया को जिंदा रहना, क्योंकि आपने मीडियम में लैक्टोज डाल दिया, ठीक है, तो लैक्टोज बना किसका होता है? देख लो, लैक्टोज बना होता है, ये डाइसैकेराइड है एक्चुअली। लैक्टोज बना है बच्चों, ये गैलेक्टोज का बना है और प्लस ग्लूकोज का बना है, ठीक है। अब इस पे एंजाइम जो है करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करवाएगा। हाइड्रोलाइज करना मतलब कि H2O से रिएक्शन करवाएगा। तो लैक्टोज प्लस H2O, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करवाता है कौन? उसी एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। उसी का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। इसको बीटा गैलेक्टोसिडेज बोलते हैं। लैक्टोज प्लस H2O, बीटा गैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा। क्यों? क्योंकि डाइसैकेराइड है, इसको मोनोसैकेराइड में तो ब्रेक करना होगा, तभी तो यूज करेगा एनर्जी के लिए। और डाइसैकेराइड के फॉर्म में रहे तो यूज नहीं होगा, उसको मोनो में कन्वर्ट होना ही है। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज। और परमीएज किस लिए? कि भाई बाहर में 1-2 मॉलिक्यूल तो है नहीं लैक्टोज के, लैक्टोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो लैक्टोज के मॉलिक्यूल को अंदर जाने का परमिशन भी तो चाहिए। अंदर जाने का परमिशन मतलब कि सेल की परमिएबिलिटी को, इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या करता है? लैक्टोज के लिए बढ़ाने का काम भी होना चाहिए। वो काम कौन करता है? परमीएज करता है। बता रहे समझ में? परमीएज करता है। और ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस मीन्स होता है ट्रांसफर, एसिटाइल मतलब एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर। गैलेक्टोज में एसिटाइल ग्रुप होता है, CH3COO, वहाँ से काटेगा उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। तो ट्रांस एसिटाइल, देखो ट्रांस एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप होता है CH3COO, ये एसिटाइल ग्रुप है। ताकि पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, सिस्टम। तो ये होता है, और ये एंजाइम की जरूरत है। इस तरीके से क्या होता है? लैक्टोज का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। लैक्टोज क्या हो जाएगा? यूटिलाइजेशन। समझ गए? तो परमीएज, परमीएज क्या करेगा? परमीएज मतलब बीटा गैलेक्टोसिडेज हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज। हाइड्रोलाइजेज मतलब वाटर से रिएक्शन करवाएगा और उसको ब्रेक करेगा। इट ब्रेक्स द लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। देन परमीएज, परमीएज क्या करेगा बच्चों? इट इंक्रीजेज द permeability फॉर लैक्टोज। लैक्टोज की परमिएबिलिटी के लिए इंक्रीज करता है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी। और ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, ऐसा। अब ऐसे करते करते लैक्टोज मॉलिक्यूल का यूज होना शुरू हो जाएगा। यूज होते 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 फाइनली इसका भी यूज हो जाएगा। देख लो,
जब इसका भी यूज हो जाएगा तो इसका यूज होने के बाद में अब क्या होगा, अब तो सारा लैक्टोज खत्म, तो ओपेरॉन अब खुला रख के क्या करें, ओपेरॉन को बंद करना होगा। तो जैसे ही लैक्टोज इसका जो रिप्रेसर के साथ सटा हुआ था उसका भी यूज हो गया, तो एक बार फिर से रिप्रेसर यहाँ पे चल के ऑपरेटर साइड को बाइंड कर देगा, समझ रहे हो। और ऑपरेटर को जैसे ही बाइंड किया तो इसे सारा सिस्टम ब्लॉक, बात है समझ में। तो इतना है बच्चों, ये हो गया रेगुलेशन। तो एक फाइनल पॉइंट लिख लेंगे, एज द लैक्टोज एसोसिएटेड विथ repressor protein is used up, then तब क्या होगा, then it binds again with, then क्या it मतलब then the repressor protein, then repressor protein binds again with operator gene and stop the lac operon। लैक मतलब लैक्टोज से आया है, लैक ओपेरन को फिर से क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो ये बेटा हो गया जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का जीन एक्सप्रेशन हो गया, यूकैरियोट्स का तो पहले आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में आपको बताएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, ओके।